हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु एकेडमी में। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख लेना, और इस क्लास की पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल प्रदूषण। क्या रहेगा? जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी या जल प्रदूषण की परिभाषा क्या होगी कि जल के भौतिक, जैविक या रासायनिक गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। या ये कह सकते हैं कि जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। द अनवांटेड चेंजेस हैपनिंग इन वाटर ड्यू टू human activities in the physical, chemical and biological properties of water is known as water pollution। अब इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं जल प्रदूषण के मानदंड। मानदंड यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पैरामीटर्स। क्या हो गए? पैरामीटर्स। मानदंड या पैरामीटर्स बेसिकली क्या है कि जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको मेजरमेंट कैसे किया जाए। पैरामीटर्स या इसके बुक के अंदर जो वर्ड लिखा है वो लिखा है वैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर अपने, तो ये जो प्रदूषण के मानदंड है ये 3 होते हैं। पहला होता है उसमें भौतिक यानी फिजिकल। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? रंग हो गया यानी कलर हो गया, उसका घनत्व हो गया, उसका टेस्ट यानी कि क्या हो गया? स्वाद हो गया। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें अविलेयता यानी इनसोल्युबिलिटी और ताप जैसे गुण जो है इसके अंदर आते हैं। फिर अगर अपने बात करें इसमें रासायनिक की, जो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है यानी केमिकल मानदंड यानी कि रासायनिक मानदंड जो है वो कौन कौन से हैं वो देखो। इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है पीएच यानी पीएच से पता लगेगा। फिर दूसरा इसके अंदर आता है टीडीएस। टीडीएस ध्यान रखना बच्चों, लिख लो आप अच्छे से। टीडीएस होता है कुल विलेयशील लवण, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड या टोटल डिजोल्व्ड साल्ट, कुल विलेय लवण। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है डीओ। डीओ का मतलब होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन या घुली हुई ऑक्सीजन। फिर आता है सीओसी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या रासायनिक ऑक्सीजन मांग। फिर आता है इसके अंदर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग। फिर आता है इसके अंदर अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा। तो ये कुछ है क्या है? रासायनिक मानदंड। और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है कौन सा? जैविक यानी बायोलॉजिकल। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं पानी में रहने वाले वो जीव जो ये बताते हैं कि पानी साफ है। यानी जैसे अगर किसी पानी में मछलियां हैं इसका मतलब वो पानी साफ है, अगर नहीं है या मछलियां मरी हुई है इसका मतलब वो पानी पीने के लिए साफ नहीं है। कौन कौन से देखो, इसके अंदर आएंगी जैविक क्रियाएं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। जीवाणु, शैवाल यानी फंजाई की बात कर रहे हैं, और प्रोटोजोआ एल्गी जो होती है ना उसकी बात कर रही है, ध्यान रखना, फंगस नहीं है, एल्गी। शैवाल किसको बोलते हैं? एल्गी को बोला जाता है। अब ये तो हो गए जल प्रदूषण के मानदंड। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण की। इसकी बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण की। जल प्रदूषण के कारण में सबसे पहला जो आते हैं वो आते हैं जैव प्रदूषक यानी कॉजेज। पहला इसके अंदर जो आता है जल प्रदूषण में वो देखो, पहला आता है जैविक यानी बायोलॉजिकल कारण। इसमें क्या होता है? जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, और उसके अलावा जो चीज़ें होती है जैसे कि मान लो कोई अपने बात करें मेडिकल वेस्ट हो गया, वो सारे जो इसके अंदर आते हैं। जैसे हमारा मलमूत्र हो गया, पशुओं का मलमूत्र हो गया, फिर अस्पताल वगैरह से जो जैविक निकल, जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो अंग वगैरह होते हैं, ब्लड वगैरह, जो खून वगैरह होता है, वो सारे किसमें आते हैं? जैविक प्रदूषण में। फिर आते हैं अजैविक प्रदूषण। इसके अंदर आते हैं अजैविक। अजैविक के अंदर देखो भाई कौन कौन से आते हैं। अजैविक के अंदर 4 आते हैं मेनली। पहला आता है कार्बनिक,
दूसरा इसके अंदर आता है अकार्बनिक, फिर तीसरा इसके अंदर आता है नाइट्रेट, और चौथा इसके अंदर आप मान लो कौन आता है, भारी धातु, हैवी मेटल्स। सबसे पहले बात करें अगर अपने कार्बनिक की, तो कार्बनिक के अंदर हो गया जैसे पेस्टिसाइड हो गए, खाद वगैरह हो गई, उसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो हो गया। अकार्बनिक के अंदर आता है जैसे क्लोरीन के कारण हो गया, फ्लोरीन के कारण हो गया, वो जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, अकार्बनिक। और ध्यान रखना, पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, गला फूल जाता है, दांत जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। फिर आते हैं नाइट्रेट। ध्यान रखना, नाइट्रेट की मात्रा भी अगर पानी में ज़्यादा हो जाती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और पानी में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर। कितनी, 45 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो उससे एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और एक बात और ध्यान रखना कि नाइट्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, वो नष्ट होने लगती है। और उसके बाद में आता है भारी धातु से। तो जब भी नाम भारी धातु का है तो आपको 3 धातुओं के नाम ध्यान रखने हैं। पहला आता है कैडमियम, दूसरा रखेंगे सीसा यानी लेड, और तीसरा इसके अंदर आप नाम ध्यान रखोगे मर्क्यूरी। ये तीनों ही भारी धातु हैं, और जहाँ जहाँ भारी धातु आए वर्ड वहाँ वहाँ आपको इसका नाम लिखना है। और ये बहुत कम मात्रा में ही अपने कह सकते हैं कि बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गए जैविक अजैविक। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो देखो कौन सा आता है, वो आता है तलछट यानी सेडिमेंट्स जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट। तो सेडिमेंट्स के कारण भी बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर पोल्यूशन होता है। उसके बाद में फोर्थ इसके अंदर जो आता है वो आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व में देखो, जब भी रेडियो सक्रिय तत्व के नाम है 3 एलिमेंट्स का नाम आप ध्यान रखोगे, एक तो यूरेनियम, एक थोरियम, और तीसरा इसमें आप क्या ध्यान रखोगे, रेडियम। तो ये 3 एलिमेंट होते हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अब इससे क्या होता है कि त्वचा से संबंधित कैंसर हो जाता है, जो जल में रहने वाले जीव जंतु उनका जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है तापीय प्रदूषक। क्या आते हैं, तापीय प्रदूषक, थर्मल पोल्यूटेंट्स। थर्मल पोल्यूटेंट जैसे थर्मल पावर प्लांट से जो पानी निकलता है, अगर उसको सीधा नदी में या तालाब में छोड़ दिया जाए तो उससे जो उसमें रहने वाले सूक्ष्म जो वो मछलियां वगैरह उनका जीवन जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। अगला इसके अंदर देखो कौन सा आता है, फिर आता है औद्योगिक रसायन जनित, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल जो होते हैं, उसके कारण भी बहुत अधिक क्या होता है, प्रदूषण होता है। बाकी आप इसमें जो है बुक में पढ़ सकते, इसमें नॉर्मल थ्योरी दे रखी है, मैं आपको मेन पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ। औद्योगिक रसायन से जो होता है वो बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो वेस्ट निकलता है, लोगों से जो कचरा वगैरह निकलता है, जो उसको अगर साफ नहीं किया जाए, सीधा पानी में छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। फिर आता है तेजाबीकरण यानी एसिडिफिकेशन। क्या आता है, देखो इसे कैसे कि अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, प्रकृति में जब जल से मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, कार्बनिक अम्ल, जिसके कारण क्या होगी, अम्ल वर्षा होती है। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे साधन वगैरह जो चलते हैं जैसे बस ट्रक वगैरह हो गए, तो उनके धुएं में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। उसके बाद में बात करें तो तेलीय जल प्रदूषण, ऑयली वाटर पोल्यूशन। ये क्या होता है, तेलीय प्रदूषण। ये कहाँ होता है, ध्यान देना आप कि जैसे मान लो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो पानी के अंदर चल रहे होते हैं, कई बार जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह से उनमें ऑयल जो है वो लीक करने लग गया, तो वो तेल कहाँ जाता है, जल के अंदर जाता है।
जिसके कारण क्या होता है, उस जल का प्रदूषण होता है, क्योंकि उस जल में और भी बहुत सारे रसायन होते हैं जो जल के अंदर होते रहते हैं। फिर आते हैं खनन, यानी माइनिंग से जो होता है, खनन द्वारा यानी माइनिंग, तो माइनिंग से भी होता है, माइनिंग से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। क्योंकि माइनिंग जब होती है, अगर आपने कभी देखा हो मूवीज वगैरह में या फोन में, तो जब माइनिंग होती है तो उसमें ब्लास्ट करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे धूल के कण निकलते हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं और लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाते हैं, पानी के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा माइनिंग में बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग भी होता है, उस जल को बिना साफ किए सीधे ही नदियों में या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। फिर आता है कृषि से संबंधित। तो देखो, जब हम कृषि करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जो अपने कीटनाशक होते हैं उनका यूज करते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, जब उनका उपयोग करते हैं तो जो बच जाते हैं मिट्टी के अंदर, वो क्या होता है, धीरे धीरे जो प्रवाह तंत्र होता है उसके माध्यम से कहाँ मिल जाता है, पानी के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें, इसमें एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो अपने यूज कर रहे होते हैं पोषक, अपने फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे होते हैं उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट यूज होता है, लगभग 30 से 40% यूज होता है। बाकी नाइट्रोजन क्या होता है, वेस्ट होता है। उसके बाद में दूसरा अगर अपने बात करें, जो फास्फोरस जो होते हैं वो लगभग 15 से 20%, और जो पोटास होता है वो थोड़ा ज़्यादा यूज हो जाता है। पोटास यूज होता है लगभग कितना, आप ध्यान रखना, 50% के आसपास जो है वो यूज हो जाता है, 50 से 60%, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एक्चुअली। और ये ऐसा होता है कारण तो नॉर्मल खेतों में तो ये नहीं होता, ये वहाँ होता है जहाँ पर खेत जो होते हैं वो नदियों के किनारे होते हैं, और जब बाढ़ के समय नदियाँ खेतों में प्रवेश करती है और जब बाढ़ का पानी वापस नदियों में जाता है तो क्या होता है, अपने साथ वो जो खेत में उर्वरक पड़े हुए थे या जो कीटनाशक पड़े हुए थे वो पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। दूसरा ये कहाँ पर होता है, जहाँ पे ढलान वाले खेत होते हैं, स्लोप होते हैं ना, जहाँ पर स्लोपी फील्ड्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, बारिश के टाइम फ्लो करके नीचे जाता है, साथ में उसमें जो उर्वरक वगैरह है वो भी क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है, वो देखो कौन सा आता है, चमड़ा उद्योग जो होता है, लेदर इंडस्ट्री जो है, उसमें भी देखो भारी धातुओं का उपयोग किया जाता है शरीर से, तो चमड़ी से बाल वगैरह हटाने के लिए, तो उससे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। हालांकि उसको जो है पानी से जब धोया जाता है चमड़े को, तो वो जो वेस्ट निकलता है उसको बिना किसी साफ किए सीधा ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें जो निकल रहा होता है पानी, इसमें फ्लोराइड, लेड और इनकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। और सबसे लास्ट में आता है इसके अंदर सुपोषण। ये सुपोषण क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। सुपोषण का अगर वर्ड में बात करें, मीनिंग क्या होता है, सुपोषण का मतलब होता है एक तरह से किसी को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलना या पूरी तरह से पोषण का मिलना, सुपोषण। और अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं सुपोषण को, ये भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब होता क्या है कि अपने फर्टिलाइजर्स यूज किए किसी खेत में, बारिश के टाइम क्या हुआ कि उस खेत का पानी चला गया किसी पॉन्ड में यानी तालाब में चला गया, तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइजर भी पानी के साथ कहाँ चले गए, तालाब में। अब क्या होगा, उस पानी, उस फर्टिलाइजर से उस तालाब में क्या होंगी, एल्गी जैसे जो अपने कह सकते हैं कि वाटर प्लांट्स होते हैं या जलीय पौधे जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, और उनकी जड़ें जो होती है वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर। अब अपने को ये बात पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो यूज की जाती है जड़ों के द्वारा, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जड़ें भी कर रही है और दूसरी तरफ सूक्ष्म जीव भी कर रहे हैं। दूसरा, ये पौधे क्या करते हैं कि पानी के ऊपर वाली सतह को घेर लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ऊपर से नई ऑक्सीजन आएगी नहीं, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग जड़ें लगातार कर रही है, जिससे इनकी वृद्धि ज्यादा होती है। और एक समय के बाद में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि जल में रहने वाले जीवों, सूक्ष्म जीवों को या मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, सुपोषण बोला जाता है। तो ये तो थे सारे के सारे कारण किसके, जल प्रदूषण के। अब बात करें अगर प्रभाव की, तो देखो क्या क्या प्रभाव है। तो प्रभाव देखो, पहला मनुष्यों पर है, नॉर्मल थ्योरी है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
जैसे आपने लेख वगैरह लिखे होंगे वही है, बस थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल इसको दिया गया है। तो पहला प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर। मनुष्यों में जैसे कई तरह के रोग हो जाते हैं, जल का स्वाद और रंग बदल जाता है, भोजन के लिए विषैला हो जाता है, और अगर इससे कोई भोजन वगैरह बनाते हैं अपने तो वो अच्छे से पचता नहीं है या उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका प्रभाव पड़ेगा किस पे? फसलों पे। किस पर पड़ेगा? फसलों पर। तो फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर दूषित जल से अपने सिंचाई करेंगे तो फसलें भी क्या होंगी? खराब होगी, उत्पादन घटेगा, और जो उससे अपने को उत्पाद मिल रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी क्या होगी? कम होगी, और धीरे धीरे मिट्टी क्या हो सकती है? बंजर हो सकती है। अगर मान लवणीय जल है तो मिट्टी लवणीय हो जाएगी, क्षारीय है तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, और अगर अम्लीय जल हुआ तो मिट्टी क्या हो जाएगी? अम्लीय। और अगर जल में भारी धातु हुई तो वो भारी धातु फसल में प्रवेश करेगी, फसल से जो उससे उत्पाद निकलेगा उसमें प्रवेश करेगी, और वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे तक भी पहुंचेगी। फिर तीसरा इसके अंदर आता है जलीय जीवन पर प्रभाव, यानी एक्वाटिक लाइफ पर, जलीय जीवन पर प्रभाव। उस पर भी प्रभाव पड़ेगा नो डाउट। अगर जल अच्छा नहीं होगा तो उसमें रहने वाले जीव भी उसमें रह नहीं पाएंगे, और उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, जो कि होती है बहुत बार, अपने न्यूज वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए सारे इसके क्या प्रभाव। और उसके बाद में आते हैं इसमें उपाय, यानी प्रिकॉशंस या मेजर ऑफ प्रिवेंशन। प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो देखो कैसे किया जाता है। अब इसमें मैं आपको जो वर्बली बताता हूँ कैसे कैसे होता है। इसमें कुछ एक है, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है उसको, कारखानों से जो वेस्ट निकल रहा है उसको बाहर निकालते समय अच्छे से साफ करके नदियों में छोड़ना चाहिए। चमड़ा उद्योग से जो जल निकल रहा है उसको अच्छे से साफ करके फिर नदियों के अंदर छोड़ना चाहिए। मृत जीव जंतुओं को या जो डेड एनिमल्स है उसको पानी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। कूड़े करकट वगैरह जो होते हैं या जो भी हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है उसको नदियों में नहीं डंप करना चाहिए। सीवर लाइनों को जल से नहीं निकालना चाहिए, अगर निकाल रहे हैं तो अच्छे से उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग जो प्रतिबंधित होना चाहिए, ताकि कल को अगर खेत से पानी दोबारा तालाब में या नदी में जाए तो उसको प्रदूषित ना करे। उसके अलावा जो अपने कपड़ा रंगने वाली जो उद्योग होते हैं, जो फैब्रिक्स को कलर करने का काम करती है, उसमें क्या होता है? कलर्स का यूज होता है। तो कपड़ा रंगने के बाद में जो पीछे कलर बच गया उस कलर को सोखने के लिए अपने को लिग्निन का उपयोग करना चाहिए, ताकि उस पानी में से सारा कलर क्या निकाला जा सके? बाहर निकाला जा सके। और तेलीय पदार्थ जो होते हैं, ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं, उनको बायो रेमेडिएशन टेक्निक से उसको सही करना चाहिए। तो ये क्या है? इनके कुछ एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन है या बचाव के क्या हैं? उपाय हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपनी इतना ही रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।